नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कई लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है और आगे इसके और बढ़ने का अनुमान है। भारत में अभी हेल्थ इन्फ्लेशन की दर 14% के आसपास है, मतलब भारी खर्च पर बढ़ते प्रीमियम का बोझ। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या इसकी बड़ी वजह है, महंगे प्रीमियम को कम करने के आपके पास क्या तरीके हो सकते हैं और अगर लेना है इंश्योरेंस प्लान तो क्या रखें ध्यान। इसी पर खास चर्चा आज करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान शो में शामिल हो चुके हैं। स्वागत करते हैं IRDAI के एक्स मेंबर और LIC के पूर्व ED नीलेश साठे सर का, और रुंगटा सिक्योरिटी से हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ हैं। नीलेश सर, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में, और हर्षवर्धन आपका भी स्वागत है मनी गुरु के आज के शो में। नीलेश सर, आपका तो इतना लंबा चौड़ा अनुभव है इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, आपने इवॉल्व होते हुए देखा इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को, और जिस तरीके से एक हमने इनोवेशन देखा है वो किसी से छिपा नहीं है। पर जितना ज़रूरी इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस हम कहें कोविड और कोविड के बाद लोगों के लिए हुआ है, वो दो राय उसमें कोई नहीं, इससे कोई शक नहीं करता है। लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा पिंचिंग मैटर लोगों के जेब पर भारी पड़ रहा है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अभी जिन लोगों का प्रीमियम रिन्यू हुआ उन्होंने काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 30% से बढ़ गया, 50% से बढ़ गया। तो हम कैसे भरेंगे ये इतना महंगा इंश्योरेंस प्रीमियम? इतना तो आपका जो हेल्थ इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ रहा है। तो कैसे चलेगा ये सर? क्या वजह आपको लग रही है, क्यों इतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ रहा है? प्रीमियम बढ़ा इसलिए कि कोविड के दरमियान जो एक्सेसिव क्लेम्स आए थे, जो एंटिसिपेट नहीं किए थे इंश्योरेंस कंपनीज ने, उसके कारण हेल्थ का लॉस बहुत हुआ है। और उस समय IRDA ने ये स्पेसिफाई किया था इंश्योरेंस कंपनीज को कि आप प्रीमियम मत बढ़ाइए, क्योंकि हर साल एक्सपीरियंस देख के प्रीमियम डिसाइड होता है। मगर उस समय कोविड का जो दौर था वो सबके लिए बड़ा भारी था, तो इसलिए IRDA ने इंश्योरेंस कंपनीज को कहा था कि आप प्रीमियम मत बढ़ाइए, तो प्रीमियम बढ़ा नहीं था। अब हुआ क्या कि उसके बाद भी क्लेम एक्सपीरियंस कोई ज़्यादा फेवरेबल नहीं आया, और उसके कारण जो पिछले 3-4 साल में जो लॉसेस हुए हैं उसके कारण प्रीमियम बढ़ाना पड़ा। फिर IRDA ने ये कहा कि अगर सीनियर सिटीजन कोई है तो उसका प्रीमियम जो है वो 10% से ज़्यादा मत बढ़ाइए, और ये जो है एप्लीकेबल वो पुरानी पॉलिसी जो रिन्यू कर रहे हैं उनके लिए है। नई पॉलिसीज जो है वो स्वभावतः नया जो क्लेम एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का, उस बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड किया हुआ है, और वो बढ़ा ही हुआ है, वो है ही ज़्यादा। मगर पुरानी पॉलिसीज़ में प्रीमियम जो है वो जो कम था वो 10% से ज़्यादा सीनियर सिटीजन को बढ़ाने से IRDA ने मनाही कर दी है। अब प्रीमियम क्यों बढ़ता है? एक तो क्लेम एक्सपीरियंस के कारण बढ़ता है, दूसरा सबसे अहम भूमिका GST की होती है। प्रीमियम पे 18% का GST है। अब ये क्या लगाना योग्य है, मगर गवर्नमेंट अब उसके ऊपर विचार कर रही है, मगर महीने बीत गए मगर उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। 100 रुपए का प्रीमियम हम भरते हैं मगर हमारे जेब से 118 रुपए जाते हैं। अब हमें लगता है कि मेरा प्रीमियम तो 118 रुपए गया है, और क्लेम जो आता है तो वो 100 रुपए का ही सेटल होगा, 118 का तो होगा नहीं, क्योंकि 18 रुपए तो गवर्नमेंट को गए हैं। तो ये कई वजह है कि एक तो आपने जैसे कहा कि हॉस्पिटल्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस का, हेल्थ का जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत बड़ा है, करीबन 15-20% से बढ़ा है। और ये सारी वजह है कि जिसके कारण तकरीबन 10% का प्रीमियम आता है अगर हेल्थ इंश्योरेंस यंग एज में, यानी 50 के नीचे अगर लिया तो 10% का प्रीमियम आता है। 1 लाख का अगर बीमा लेना है तो 10,000 पर एनम का प्रीमियम आता है, मगर 10,000 प्लस 18% GST, यानी उतना ज़्यादा भरना पड़ेगा हमें, मगर प्रीमियम जो है वो 10% ही आता है। और ये ज़रूरी इसलिए है कि हमने देखा है कि कई फैमिलीज़ एक हॉस्पिटल की एक चक्कर हो गई तो कर्जे में डूब जाती है, और इसलिए इंश्योरेंस होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए पिछले कई सालों में इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का जो औसत जो बढ़ रही है वो करीबन 20 से 25% प्रीमियम में बढ़त हर साल देखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स रेज किए हैं नीलेश सर, लेकिन बुनियादी सवाल यहाँ पर ये उठा, मैं हर्षवर्धन आपको इस डिस्कशन में शामिल करना चाहती हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस का जो एक अभी भी हम कह सकते हैं जो उसका दायरा है, जितना होना चाहिए
या किसी भी इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस का, आई होप हर्षवर्धन आप हमें सुन पा रहे होंगे। हर्षवर्धन सुन पा रहे हैं आप आपकी हमें? आवाज जस्ट अभी आई है, अभी आपकी आवाज आई। ओके ओके, मैं आपसे, ठीक है, मैं आपसे यही सवाल जानना चाह रही थी। नीलेश सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, क्यों क्लेम बढ़ने की वजह से कोविड के टाइम के बाद से हेल्थ प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है, कम से कम 10% से तो बढ़ा ही है। हम यहाँ पर मेडिकल इन्फ्लेशन की भी बात कर रहे हैं जो कि 14% से बढ़ रहा है, तो भुगत तो आम आदमी भी रहा है, उसकी जेब पर भारी पड़ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। लेकिन जो एक दायरा भी है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अभी भी उतना नहीं है इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, सबके पास एक अदद अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस अभी भी नहीं है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी हेल्थ इंश्योरेंस की हम शायद अभी भी नहीं मानेंगे। उसमें अगर प्रीमियम भी इतना ज़्यादा अगर देना पड़े किसी एक आम आदमी को, आपको लगता है कि ये एक पूरा जो पर्पज़ है हेल्थ इंश्योरेंस का दूर दूर तक पहुँचाना, ये वाकई सफल होता है या इसमें कुछ और स्टेप्स लेने अभी बाकी हैं? तो देखिए स्वाति, नीलेश जी ने भी बहुत वैलिड पॉइंट्स बताए हैं कि एक की प्रीमियम कॉस्ट जो एक आम आदमी का है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है। कारण ये है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की बात की हमने, मेडिकल कॉस्ट की बात की। आगे जाते हुए भी जैसे मेडिकल फील्ड में प्रोग्रेस हो रही है तो ट्रीटमेंट और सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके कॉस्ट भी ज्यादा लग रहे हैं। अभी डायरेक्टली कनेक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम से। तो इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम प्राइसिंग जो करती है उसमें जो उनके पास क्लेम्स आते हैं और जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है उसको उसको ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग होती है। और इसके ऊपर जो सबसे बड़ा इशू है जो एड्रेस नहीं हुआ है, जो नीलेश जी ने भी हाईलाइट किया था, जीएसटी का, जो अच्छा 18% जीएसटी लग रही है जिसकी वजह से ये और एक्सपेंसिव हो रहा है। अब जो आपका सवाल था कि ये जो लास्ट माइल तक जा नहीं रहा है, अब अगर हम देखेंगे काफी जो ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने एक मिनिमम सम इंश्योर्ड की एक क्राइटेरिया और लगा दी है। तो अगर आप नई पॉलिसी लेने जाते हैं, आप अपने आप को कवर करना चाह रहे हैं, तो आप अमूमन देखेंगे जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज है उनका एक मिनिमम सम इंश्योर्ड होता है कि वो 5 लाख के नीचे आपको इंश्योरेंस देना ही नहीं चाहते। ऑब्वियसली उनके कारण होते हैं कि उनको कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग का डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको क्लेम्स उस हिसाब से उन्होंने इवेल्युएट किया है, प्राइसिंग की है कि भाई जो छोटे क्लेम्स है वो ज्यादा आते हैं तो ज्यादा सम इंश्योर्ड होगा तो उनकी प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। जो भी कारण हो, इशू ये है कि ये जो रिक्वायरमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक परिवार को इंडिया में इसका कवरेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के तौर पे हमारे पास इतना अच्छा कवर एटलीस्ट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास नहीं है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट है, सिर्फ आप, ये कई हम फैमिलीज को जानते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं और उनके एम्प्लॉयर्स जो कवर देते हैं उस पे ही निर्भर होते हैं, अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए या नॉलेज या अवेयरनेस की वजह से वो खुद का इंश्योरेंस लेते नहीं है। अब ये इशू को आप हैंडल कैसे करेंगे? सो एक है, कोविड के बाद में अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है क्योंकि हर कोई इंसान अगर ऐसा समझता है कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीता हूं, मेरे हेरिडिटरी इश्यूज कुछ भी नहीं है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। कोविड जैसी सिचुएशन ने बता दिया कि ऐसी कोई भी इमरजेंसीज कभी भी आ सकती है। तो अवेयरनेस बढ़ी है, तो लोग आप देखेंगे जैसे जो बढ़ोत हम देख रहे हैं, जो ग्रोथ देख रहे हैं प्रीमियम में, करीबन 20 से 25% का देख रहे हैं। रिन्यूअल्स भी हो रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है कि लोग अपनी पॉलिसीज बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या अभी भी हम वो माइलस्टोन पहुंचे हैं जहां पे एक मेजर पॉपुलेशन इंडिया की प्राइवेट इंश्योरेंस से, मतलब पर्सनल इंश्योरेंस से कवर्ड है? जी नहीं। इसके लिए अभी भी बहुत अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना जरूरी है ताकि आप ये जो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। बिल्कुल नीलेश सर, ये इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना ज़रूरी है कि जो मेजर रीजंस, जो अभी एक स्टडी भी कंडक्ट हुई थी उसमें ये अलार्मिंग एक सिचुएशन, स्थिति सामने आई है कि लोग अब अपने जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। एक तो हमने बात कर ली सर, जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको सरकार अभी फिलहाल उस पर बात नहीं कर रही है, जो प्रीमियम पर जीएसटी 18% लगा हुआ है। दूसरा बढ़ता प्रीमियम, तीसरा क्लेम रिजेक्शन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब किसी ने अगर मानिए आज से 5-6 साल पहले लिया होगा इंश्योरेंस, उसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मोर देन डबल हो गया है। हमने काफ़ी सारे ऐसे केस स्टडीज़ देखी। ऊपर से उनका कहना है कि स्ट्रगल रहता है कि क्लेम जब लो तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। सर, क्या हम आर वी मिसिंग द पॉइंट हियर? क्या वाकई ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने की जगह यहाँ पर और ज़्यादा श्रिंक करता हुआ हम आगे देखेंगे बिकॉज ऑफ जस्ट दीज रीजंस? और क्या अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत है इसको लेकर? पहली बात तो यह है कि
अगर क्लेम नहीं आया है, पिछले 4-5 साल से मैं प्रीमियम भर रहा हूँ मगर मैंने कभी भी क्लेम नहीं किया, तो लोगों को लगता है अरे मेरे पैसे तो डूब गए। मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी पिछले 5 साल में, तो ये आनंद की बात है या शोक की बात है? तो आनंद की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमें क्या लगता है कि मेरे तो पैसे सारे डूब गए, मैंने तो एक पैसा नहीं लिया। तो ये सोच में बदलाव आने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि सम एश्योर्ड कितनी होनी चाहिए? कई बार ऐसे होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है मगर 20-20 लाख का बीमा हेल्थ इंश्योरेंस का लोगों ने लिया है। इसका एक थंब रूल है कि अपने गाँव में जो हाईएस्ट सर्जरी का खर्चा होगा, जो जनरली बाईपास सर्जरी का होता है, वो अगर 5 लाख का हो रहा है तो आप 5 लाख का बीमा लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। क्योंकि बाकी कुछ भी हुआ छोटा-बड़ा, कि जैसे हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो 5 लाख से तो कम ही खर्चा होने वाला है। तो आपको 20-25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जिस गाँव में आप रहते हो वहाँ बाय एंड लार्ज अगर बाईपास सर्जरी का खर्चा 5 लाख रुपए है तो आप 5 लाख का ही बीमा लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए, ताकि आपका प्रीमियम भी बच जाएगा, एक है। दूसरा ऐसा कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ की ये भी इस प्रकार की पॉलिसीज़ होती है कि जहाँ वो कहते हैं कि भाई पहले 20% जो प्रीमियम होगा, 20% का जो क्लेम होगा, वो आप भरोगे और उससे ज़्यादा होगा तो हम देंगे। अब इसमें प्रीमियम बहुत कम आता है, हाँ, क्योंकि क्या है कि बाय एंड लार्ज क्लेम जो आता है वो कम अमाउंट का आता है और उसमें अगर आपको भरना है पहले 20% यानी 5 लाख का बीमा लिया और समझो 2 लाख का क्लेम आया, तो इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख देगी और 1 लाख आपको भरने पड़ेंगे। मगर उसका प्रीमियम जो आएगा ना, वो करीबन 30-40% सिर्फ आएगा, यानी इतना कम आता है कहने का मतलब। और सबसे ज़्यादा अगर 5 लाख का क्लेम आया, जैसे मैंने कहा कि बाईपास ही करने की ज़रूरत पड़ी, तो 4 लाख मिलेगी बीमा कंपनी से। तो ये भी एक सोचने की बात होती है कि किस प्रकार का बीमा हम लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का। वी शुड बी अफोर्डेबल ऑल्सो, और ज़रूरत से ज़्यादा सम एश्योर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये बात की तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जो नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं कि जब बीमा लेना है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो पहले एजेंट के साथ चर्चा करो। ये देखो कि कितने बीमे की ज़रूरत है और किस प्रकार के प्लान्स वो ऑफ़र कर रहा है। थोड़ा समय बिताओ उसके साथ। क्या होता है, जल्दबाजी में बीमा लेना बहुत बड़ी गलती होती है और फिर हमें लगता है कि अरे ये तो एक्सक्लूजन थे, मुझे तो मालूम ही नहीं थे। ये पूछो कि इसमें एक्सक्लूजन्स क्या है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। रूम रेंट को रिलेटेड क्लेम मिलता है, तो आपको एलिजिबल अगर रूम रेंट आपका 5,000 है, आप जब हॉस्पिटल जाते हो तो कहेंगे कि भाई 10 दिन आपको एडमिट होना पड़ेगा, मगर हमारे पास 5,000 की रूम रेंट की रूम ही नहीं है, 10,000 की है। तो आपको लगेगा कि भाई चलो 10 दिन के 50,000 ज़्यादा के होंगे तो वो भर देंगे, मगर वैसे नहीं होता है। सारे एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं। इवन डॉक्टर जब विजिट को आएगा तो 5,000 वाली रूम में वो अगर 1,000 रुपए विजिट फी लगा रहा है, तो 10,000 वाली रूम में वो दुगना लगाता है, 2,000 लगाता है, क्योंकि ये सिस्टम बनी हुई है। तो खर्चा आपको अगर लगेगा कि भाई सिर्फ रूम रेंट का 5,000 पर डे का 10 दिन का 50,000 ज़्यादा का होगा बिल, वो दे देंगे, वो नहीं होता है। अगर आपका 5 लाख बिल हुआ तो आपको 2.5 लाख मिलेंगे सिर्फ, और ये हमें मालूम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें एजेंट से क्लैरिफाई करनी चाहिए, बीमा कंपनी से पूछना चाहिए, पॉलिसी आने के बाद भी उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। और सबसे अहम बात जो रुग्ता जी ने कहा कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा समय बिताइए, देखिए, कोई उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। कुछ सर्जरी जो होती है वो प्लान्ड होती है, प्लान्ड सर्जरी जैसे कैटरैक्ट। अब कैटरैक्ट अगर 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देती पैसा, क्योंकि ये प्लान्ड सर्जरी होती है। क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है कि अगर डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको कैटरैक्ट तो डेवलप हो रहा है, साल 2 साल में सर्जरी करा दीजिए, तब बंदा इंश्योरेंस लेने के लिए आता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी को तो मालूम होता है, तो इसलिए उसमें वेटिंग पीरियड होता है। तो किस चीज़ के लिए कितना वेटिंग पीरियड है, और ऑनेस्टली डिस्क्लोज कीजिए। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको डायबिटीज़ है तो बीमा नहीं मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर मिलता है, कुछ वेटिंग पीरियड ज़रूर है मगर मिलता है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मुझे लगता है, और ये अगर होगा तो क्लेम भी कम आएंगे और असेसमेंट जो है प्रीमियम का वो भी सही ढंग से होगा, और प्रीमियम भी आगे बढ़ेगा नहीं। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अगर सही में बहुत पैसा बना रही है तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट में आनी चाहिए, मगर एक भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट में नहीं है।
इसका मतलब वो भी तो नुकसान ही उठा रहे हैं। तो क्यों उठा रहे हैं? तो ये सारी चीजें, और हॉस्पिटल्स को रेगुलेट नहीं किया गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटर हॉस्पिटल के लिए रखना चाहिए कि भाई अगर ईसीजी मुझे निकालना है, तो अगर ए ग्रेड हॉस्पिटल है तो उसमें 500 रुपए लगेंगे, अगर सी ग्रेड हॉस्पिटल है तो उसमें 100 रुपए लगेंगे। अब मैं ये सोचूंगा कि भाई मैं सी ग्रेड हॉस्पिटल में ईसीजी के लिए जाना चाहता हूँ या ए ग्रेड में जाना चाहता हूँ, मेरी जैसी हैसियत होगी, मेरा जैसे इनकम होगा, उस हिसाब से मैं जाऊंगा। मगर ये कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाता है किसी भी हॉस्पिटल में एडवांस में। तो ये होना चाहिए, अगर रेगुलेटर आएगा तो ये करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट ने इसके तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे अहम बात है कि 18% का जीएसटी हटा देना चाहिए। दूसरा है कि गवर्नमेंट की एक पीएम स्वास्थ्य योजना है, उसमें सब ने शरीक होना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए भी एक नई योजना निकाली है पीएम साहब के नाम से, तो वो 70 साल के ऊपर जो सीनियर सिटीजन है उनको 5 लाख का बीमा मिलता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई प्रीमियम नहीं भरना है, सिर्फ एक कार्ड बनवाना है। तो सारे 70 साल के ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन है उन्होंने वो कार्ड बनवा लेना चाहिए। और कई हॉस्पिटल्स हैं जहां फ्री ट्रीटमेंट 5 लाख तक की मिल सकती है। तो ये सारी सुविधाएं जो है उसका फायदा उठाना चाहिए, ये मुझे लगता है। बिल्कुल सर, आप एज एन एक्सपर्ट, अगर हर कोई एजेंट बिल्कुल आपकी तरह आसान भाषा में लोगों को बीमा के फायदे, उसकी बारीकियां समझाए, तो आपने सही बोला, सच्ची में ऐसी कोई दिक्कतें शायद पेश आएंगी ही नहीं। यही वजह है कि हमने आपसे जानना और समझना चाहा कि आखिरकार कैसे आप एक सही बीमा ले सकते हैं और दिक्कतें कहां पर आती है, उसको कैसे दूर किया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद समझना चाहेंगे, अगर आपका जो प्रीमियम है वो काफी ज्यादा है, क्या तरीके हैं उसको कुछ कम करने के? ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं मौजूद? इस पर भी चर्चा करेंगे दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ। महंगा प्रीमियम कैसे भरें, इस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं दो खास एक्सपर्ट्स के साथ। आईआरडीआई के एक्स मेंबर और एलआईसी के पूर्व ईडी नीलेश साठी सर हमारे साथ है। रूंगटा सिक्योरिटी से हर्षवर्धन रूंगटा से हमारी बातचीत चल रही है। तो थोड़ा सा कुछ तरीके भी आप अपने दर्शकों को बताएं कि कैसे इस भारी बीमा प्रीमियम से पार पाएं। एक ऑप्शन यहाँ पर हर्षवर्धन काफ़ी ज़्यादा मिलता है कंपनियों की तरफ से कि आप एक स्टैंडर्ड साल की जगह 2-3 साल का एक साथ आप अगर प्रीमियम भरते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिलता है। तो अगर जो मल्टी ईयर इंश्योरेंस प्लान होते हैं जिसमें आपको शायद सेक्शन 80D का भी फायदा मिलता है, क्या वाकई ये ऑप्शन लेने लायक है? इसको एक्सरसाइज करें इस ऑप्शन को। जी हाँ स्वाति, 2-3 तरीके हैं जिससे आप अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो मॉडरेट कर सकते हैं विद अ गुड कवर ऑल्सो। तो एक, जैसे आपने कहा कि आपके पास मल्टी ईयर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन होता है, तो आप मान लीजिए 10,000 रुपए साल का भर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं, मान लीजिए 2 या 3 साल की पॉलिसी लेते हैं एक साथ, तो आपको 30,000 की जगह जो 10,000 इंटू 3 है मान लीजिए, और मान लीजिए एज ब्रैकेट भी चेंज नहीं हो रहा है, आपको अगर 10,000 3 साल के लिए भरना था तो आप उस पे 10%, 7.5 या 5%, डिपेंडिंग आप 2 साल की करते हैं, 3 साल की पॉलिसी रिन्यू करते हैं, तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये आपका मान लीजिए 10% आसपास आपका डिस्काउंट हो गया। दूसरा एक तरीका है कि आप, जैसे नीलेश जी ने कहा था कि आप पॉलिसी में कोपे ऑप्शन ले सकते हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी से कहते हैं कि मेरा 5 लाख का कवर है, तो पहला 25,000 रुपया या पहला 50,000 रुपया या पहला 1 लाख रुपया मैं आपसे क्लेम नहीं करूंगा। जो छोटी मोटी रकम है, मान लीजिए 25,000 रुपए का आप एग्जेम्पशन, आप डिडक्टेबल लेते हैं, आप उनसे कहते हैं कि पहले 25,000 तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा, वो मैं खुद बेयर कर लूंगा, उसके ऊपर जाएगा तो मैं आपसे ले लूंगा। तो विच मीन्स कि अगर 1 लाख रुपए का क्लेम है, कंपनी 75,000 देगी, आपको 25,000 रुपया देना है। अगर 3 लाख का क्लेम है तो भी आपको 25,000 देना, बाकी 2,75,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ऐसे आप एक कोपे का ऑप्शन लेते हैं, तो इससे इंश्योरेंस कंपनी आपको थोड़ा डिस्काउंट देती है। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपना प्रीमियम कम कर सकते हैं। हालांकि मेरा सजेशन ये रहेगा कि जितना आप प्रीमियम बचाने के लिए करते हैं, उतना आपको देखना चाहिए कि सामने उसका फायदा कितना मिल रहा है। हो सकता है कि आप ज्यादा कोपे ले लें और उसका प्रीमियम डिडक्टेबल आपका फ्यू थाउजेंड्स है, लेकिन कभी बड़ा क्लेम आ गया तो 20% अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो कई बार पेनी वाइज पाउंड फुलिश नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरा इंश्योरेंस कवरेज लेने की कोशिश करिए, ज्यादा बेटर होगा। एक और तरीका है जिससे आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं, अपना टोटल कवर ज्यादा रख सकते हैं और कॉस्ट नॉमिनल आएगा। वो है आप बेस पॉलिसी एंड सुपर टॉप अप पॉलिसी, इसका एक कॉम्बिनेशन में अपना इंश्योरेंस कवरेज लीजिए। तो मान लीजिए आपको 25 लाख का इंश्योरेंस कवरेज चाहिए, तो आप जो बेस पॉलिसी है वो 5 लाख की लेंगे, और सुपर टॉप अप पॉलिसी जो है वो आप 20 लाख की लेंगे विद अ 5 लाख डिडक्टेबल।
तो ये कॉम्बिनेशन में हमने देखा है कि जो प्रीमियम, टोटल प्रीमियम 25 लाख रुपए पे लगता है, वो प्रीमियम कम होता है एज कंपेयर टू जब आप पूरी 25 लाख की पॉलिसी एक साथ लेते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि करंट कॉस्ट को हम इतना ज्यादा नहीं इतना ज्यादा नहीं सीरियसली लें कि हम हमारा कवरेज कम कर लें। उदाहरण के रूप में बताता हूं, आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी आज ले रहे हैं तो आज आप मान लीजिए यंग हैं, आपके कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस नहीं है, तो और वेटिंग पीरियड भी अगर आप आज से पॉलिसी लेते हैं तो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड जो होता है वो 3 साल में खत्म हो जाता है। तो आज अगर आप यंग हैं तो आप इस तरह से सोचिए कि करंट मेडिकल कॉस्ट अगर मुझे लेना है तो 10 लाख का है, मान लीजिए, एक एस्टिमेशन में मानता हूं, लेकिन 10 साल बाद क्या ये कॉस्ट 10 लाख ही रहने वाला है या बढ़ने वाला है? तो आप थोड़ा उससे अगर प्रोग्रेसिव सोचेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस आप लेना उस समय जरूरी होता है जब आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कुछ ना हो, आप हेल्दी हैं, तो आपको सब कुछ कवरेज मिलेगा। आप ऐसा अगर सोचेंगे कि पहले मैं 5 लाख की अभी ले लूं या 10 लाख की अभी ले लूं, 5 साल 10 साल बाद मैं उसे बढ़ा लूंगा, लेकिन उस समय तक अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट आ गई, कोई आपकी बीमारी हो गई, तो हो सकता है आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलना भी मुश्किल हो जाए। तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच के अपना कवरेज लें कि 20 साल बाद कॉस्ट क्या होने वाला है, उसका कवरेज अगर आप आज सोच के लेंगे तो वो भी बहुत जायज है। आई अंडरस्टैंड कि प्रीमियम ज्यादा होगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कटौती अननेसेसरीली नहीं करनी चाहिए। तो बेस पॉलिसी एंड सुपर टॉप अप पॉलिसी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आप देखेंगे कि मेट्रो सिटीज में जो रहते हैं उन्हें 50 लाख का कवरेज एक आज की तारीख में एक एवरेज समझ के आता है कि अगर अच्छा ट्रीटमेंट आपको लेना है, अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में, टॉप हॉस्पिटल में अगर आपको जाना है तो कॉस्ट लगने वाला है। अच्छे डॉक्टर्स को आपको कंसल्ट करना है तो उसके खर्चे लगेंगे, और क्योंकि ये जिंदगी मौत का सवाल होता है तो आप चाहेंगे कि आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट ले। और ये सुविधा अगर आपको मिलती है कि बेस पॉलिसी सुपर टॉप अप पॉलिसी के कॉम्बिनेशन से आप अच्छा कवरेज 50 लाख का कवरेज ले सकें, तो वो एक्सप्लोर जरूर करिए। हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यस कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लीज थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के देखिएगा कि ये हेल्थ पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। ऐसा नहीं हो सिचुएशन कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से कुछ दुर्घटना हो जाए। सो प्लीज थोड़ा ध्यान रखें। कॉस्ट कम करने के और भी तरीके हैं, उसमें अगर ध्यान देके अगर फोकस करें तो शायद हम सही मायने में ले सकें। और मैं फिर से गुजारिश करूंगा सरकार से कि अगर 18% जीएसटी हटा दे, ये एक मेरे हिसाब से हर एक भारतीय का हक है कि वो आपसे 18% जीएसटी हटाने की मांग करे। ओके, पॉइंट नोटेड। नीलेश सर, यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में तो ये सुविधा भी आई कि आप अपनी पॉलिसी पोर्ट भी कर सकते हैं। क्या प्रीमियम कम करने के लिए ऑप्शन आप सजेस्ट करेंगे? स्वाति जी, प्रीमियम कम करने का और एक तरीका है कि फ्लोटर पॉलिसी लीजिए। जैसे हस्बैंड वाइफ है तो दोनों की मिला के पॉलिसी लीजिए तो भी प्रीमियम कम होता है। दूसरा एक है कि नो क्लेम बोनस अगर आया तो 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो प्रीमियम कम भरना है अगले साल या सम एश्योर्ड बढ़ानी है। तो ये आपने एक्सरसाइज करना है कि आपको जैसे नो क्लेम बोनस समझो 10% आया है तो प्रीमियम 10% मैं कम भरूंगा या सम एश्योर्ड बढ़ाऊंगा। बेहतर ये होता है कि सम एश्योर्ड बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो मेडिकल इन्फ्लेशन होता है वो ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाता है। तो ये और 2 तरीके हैं उसके लिए। और बाकी तो ये बोनस इसे कहते हैं मगर वो बोनस नहीं कह सकते उसको। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है कि एक तो सम एश्योर्ड बढ़ाइए या प्रीमियम कम कीजिए। और आम आदमी के लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें ज़रूर 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, सीनियर सिटीजन में भी मिलता है, तो ये दोनों बेनिफिट लेने चाहिए। इन एडिशन टू दैट अगर आपको और ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो लीजिए, मगर पहले वो एग्जॉस्ट कीजिए जो गवर्नमेंट फ्री में देती है। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं कि जहां ये सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल। तो ये कुछ तरीके हैं जो नीलेश सर ने भी बताया और हर्षवर्धन ने भी बताया कि आप कैसे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को मैनेज कर सकते हैं। प्रीमियम ज़्यादा है उसको भी कम करने के तरीके हैं, उस पर हमने एक संक्षिप्त में चर्चा की है दोनों ही एक्सपर्ट से। एक बार धन्यवाद हम करना चाहेंगे नीलेश सर आपका और हर्षवर्धन आपका भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।